हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास एनसीईआरटी सेल ऑर्गन अपने डिस्कस कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स मेनली ये डीएनए के द्वारा बनाए जाते हैं और उस डीएनए के द्वारा राइबोसोम के बनने के प्रोसीजर को या हम आरएनए जिसको बोलते हैं राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो वहाँ पर डीएनए के द्वारा आरएनए की फॉर्मेशन होती है। उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। तो ये आरएनए जो बनता है, आरएनए अलग अलग टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, लेकिन हम यहाँ डिस्कस करेंगे राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोम के बने हुए आरएनए जिनके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। हमने अंतःपर्देवी जालिका के अंदर पढ़ा था कि कुछ अंतःपर्देवी जालिका जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ खुरदरी होती हैं और कुछ होती हैं स्मूथ या चिकनी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो उन्हीं राइबोसोम की स्ट्रक्चर को हम देखेंगे किस प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं। तो राइबोसोम की या आरएनए के बनने की को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि डीएनए के द्वारा ही उनका निर्माण होता है। अपने तरफ से ये इंडिपेंडेंट रूप से नहीं बन सकते, डीएनए के द्वारा उसके ऊपर अनेक एंजाइम काम करते हैं और उस एंजाइम का नाम होता है आरएनए पॉलीमेरेज। पॉलीमेरेज एंजाइम होता है जो क्या करता है, डीएनए के ऊपर आरएनए का निर्माण करता है, डीएनए आरएनए पॉलीमेरेज। तो हम आगे डिस्कस करेंगे पॉलीमेरेज एंजाइम क्या होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं और उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। तो बार बार से हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं यूकैरियोटिक के अंदर पाए जाने वाले आरएनए और उसके बाद हम करेंगे प्रोकैरियोट में पाए जाने वाले आरएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है या राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर क्या होती है। पहली बात तो कि राइबोसोम जो होते हैं वो एक तरह से मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन होते हैं, मतलब कि इनके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। उससे पहले हमने एक ऑर्गन डिस्कस किया था सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, वो भी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन है। और राइबोसोम भी क्या है, एक तरह का मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन है। तो राइबोसोम जो है वो मेनली 2 यूनिट्स का बना होता है। जो भी सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, दोनों में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले राइबोसोम्स हैं। यहाँ पर राइबोसोम की 2 यूनिट होती हैं, 40S और 60S। ये S क्या है अभी डिस्कस करते हैं अपनी थोड़ी देर बाद में। 60S और 40S की 2 सब यूनिट मिलकर क्या बनाती हैं, 80S का राइबोसोम्स बनाती हैं। ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाने वाला राइबोसोम्स है। हमने अंतःपर्देवी जालिका के अंदर देखा था, उसके ऊपर राइबोसोम जो पाए जाते हैं वो 80S प्रकार के होते हैं। इसके विपरीत प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब कि बैक्टीरिया जैसी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जो एक कोशिकीय जो प्राणी होते हैं या जो बैक्टीरिया जैसे जो प्राणी होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर 70S टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है। या आप ये कहें इसका जो S जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता क्या, अभी हम डिस्कस करते हैं। S का मतलब क्या होता है, S का मतलब है यहाँ पर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो यूकैरियोटिक के अंदर 80S टाइप का और प्रोकैरियोट में 70S टाइप का राइबोसोम्स होते हैं। और प्रत्येक राइबोसोम के 2 यूनिट होती है, एक छोटी सब यूनिट और एक बड़ी सब यूनिट। इस तरह से प्रोकैरियोट में छोटी सब यूनिट होगी और एक बड़ी सब यूनिट होगी। छोटी सब यूनिट का हम 40S से रिप्रेजेंट करते हैं और बड़ी यूनिट को हम 60S में रिप्रेजेंट करते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर से 30S और 50S। मतलब कि यहाँ पर हमें इसका टोटल नहीं करना है, टोटल का हमें यहाँ पर कुछ भी कोई इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। भी 60 और 40S मिलकर 100S बनते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, वो क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं अपने। होता क्या है देखो, S का मतलब क्या होता है, इसको स्वेदबर्ग नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इसको S यूनिट भी बोलते हैं या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। मेनली राइबोसोम क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन होता है। ये एक तरह का क्या होता है, एक पूरी तरह से फास्फोरस, शुगर और नाइट्रोजन बेस का एक श्रृंखला होती है जो इस टाइप से अपने आप को अरेंज करती है। मतलब कि इस तरह से इसके ऊपर ये शुगर, फास्फोरस, इसके ऊपर नाइट्रोजन बेस जो होंगे वो जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पर शुगर, फास्फोरस प्लस नाइट्रोजन बेस का एक धागेनुमा संरचना होती है और धागेनुमा संरचना अपने आप को फोल्ड करके
एक तरह का एक मॉलिक्यूल के रूप में स्ट्रक्चर बनाती है या एक तरह का एक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको हम राइबोसोम बोलते हैं। अब बनती कैसे है ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है, जो राइबोसोम के मॉलिक्यूल बड़े बनेंगे तो वो हम उसको सेंट्रीफ्यूज़ करेंगे, मतलब कि ये इतने छोटे कण होते हैं हम इनको सेल्स में अलग से देख नहीं सकते। इसको अलग से देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें सेल से अलग करना पड़ता है, मतलब कि उनको एकदम स्ट्रक्चर देखनी है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है, तो हम उसको क्या करते हैं सेल के अंदर से उसको माइक्रो मॉलिक्यूल है, बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, तो इनको सेल में से अलग करने के लिए हम एक तरीका अपनाते हैं, उस तरीके को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज फोर्स। या जैसे दही है, दही को हम क्या करते हैं मथते हैं, उसको मथने के बाद में उसके अंदर से मक्खन निकलता है, वैसे दही मक्खन दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से सेल के अंदर राइबोसोम हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो उसी तरह से उन्हें क्या करते हैं हम गोल स्पीड से घुमाते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूज फोर्स बोलते हैं। जब सेंट्रीफ्यूज फोर्स लगता है तो कुछ छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने सेंट्रीफ्यूज करेंगे या जिस भी एपरेटस में सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो सेंट्रीफ्यूज फोर्स के द्वारा क्या होंगे, वो मॉलिक्यूल क्या होंगे, वो सेडिमेंट होंगे, वो जमना स्टार्ट हो जाएंगे, या अपने दही या मक्खन के अंदर से दही जब अलग होता है उसी तरह से वो अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अलग होने की जो स्पीड है, वो बड़े मॉलिक्यूल जो होंगे वो भारी होंगे, वो तेज़ी से अलग होंगे, छोटे मॉलिक्यूल जो होंगे वो हल्के होंगे, उनकी स्पीड जो होगी धीरे होगी, तो उनकी सेडिमेंट होने की या नीचे तल के अंदर बैठने की क्षमता जो होगी या उनकी स्पीड जो होगी धीमी होगी, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो यहाँ दिया भी है सेडिमेंटेशन, यदि 26S है, इसका मतलब वो 626 माइक्रोमीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या करता है, अपने आप को सेडिमेंट करता है। मतलब जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या उसका S यूनिट ज़्यादा होगा। मतलब कि इसी तरह से हमने देखा, तो जितना बड़ा कण होगा वो सेंट्रीफ्यूज फोर्स लगाएंगे तो वो मॉलिक्यूल उतनी तेज़ी से क्या होगा, अपने आप को सेडिमेंट कर लेगा, अपने आप को तली के अंदर या तल के अंदर, टेस्ट ट्यूब के तल के अंदर अपने आप को ले जाएगा। तो उसकी स्पीड जो होगी, उस स्पीड के भी यहाँ पे बड़े मॉलिक्यूल भारी होंगे तो तेज़ी से नीचे गिरेंगे, हल्के मॉलिक्यूल जो होंगे वो, जो छोटे मॉलिक्यूल होंगे वो हल्के होंगे, तो उनकी स्पीड जो होगी वो धीरे होगी, वो बहुत ही कम स्पीड से। तो जितने ज़्यादा उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही बड़ा होगा। तो हम वापस चलते हैं, यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 60S है, इसका मतलब 60S सब यूनिट जो है उसका मॉलिक्यूल बड़े साइज़ के होते हैं, तो वो तेज़ी से 60 माइक्रोमीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या होते हैं, वो सेडिमेंट होते हैं। 40S है, इसका मतलब ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ये 40 माइक्रोमीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या होते हैं, अपने आप को सेडिमेंट करते हैं। जब दोनों सब यूनिट मिल जाती हैं तो उनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बदल जाता है, मतलब कि वो 80S, मतलब उनकी स्पीड क्या होगी, मॉलिक्यूल बड़े हो जाएंगे तो वो और तेज़ी से क्या होगा, वहाँ पर नीचे तली के अंदर जमेगा। ये दोनों राइबोसोम आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों सब यूनिट राइबोसोम की साइटोप्लाज्म में हमेशा अलग अलग रहती है। इनको जोड़ने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैग्नीशियम आयनों की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में क्या होते हैं, ये दोनों सब यूनिट जो होती हैं आपस में जुड़ती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल में हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल में हो। जब तक मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन नहीं मिलेगी तब तक वो किसी भी टाइप से दोनों सब यूनिट आपस में नहीं जुड़ेगी। तो ये राइबोसोम है जिसका S यूनिट हमने समझा, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है, किस प्रकार वो आपस में जुड़ते हैं, कौन सा आयन इसकी आवश्यकता होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में। उसके बाद सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, तो बिगर पार्टिकल, नीचे लाइन भी देखिए यहाँ पर, बिगर पार्टिकल टेंड टू सेडिमेंट फास्टर सो हैव दे हायर स्वेडबर्ग वैल्यू, मतलब S वैल्यू क्या होती है उनकी ज़्यादा होती है। 60S है, इसका मतलब वो तेज़ी से सेडिमेंट होगा। 40S है, हल्का मॉलिक्यूल है तो वो बहुत ही धीमा धीमा सेडिमेंट होगा। दोनों यूनिट जब मिल जाती है तो उनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट हो जाता है 80S, मतलब कि वो दोनों से और तेज़ी से मॉलिक्यूल बड़ा हो जाएगा तो वो तेज़ी से क्या होगा, वहाँ पर सेडिमेंट होगा। तो सेडिमेंट उसने कोई वेट नहीं लिया, उसने कुछ भी नहीं लिया, उसने सिर्फ किस स्पीड से वो सेडिमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है वो दे दिया। उसके बाद देखते हैं हम आगे स्ट्रक्चर, ये बनता कैसे, किस प्रकार से बनता है। हमने क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखी, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्रोमोसोम की बनने का स्ट्रक्चर का, आपको कंडेंसेशन का प्रोसीजर भी देखा है। तो वहाँ पर राइबोसोमल जो RNA का निर्माण होता है वो न्यूक्लियस या उसके क्रोमोसोम पर पाया जाने वाला सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं, उसी के साथ जुड़ा होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, उसे हम क्या बोलते हैं,
न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर या न्यूक्लियोलस उससे जुड़ा होता है, ये न्यूक्लियोलस जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या जुड़े रहते हैं, आरएनए से संबंधित या राइबोसोम से संबंधित कुछ एंजाइम जुड़े रहते हैं जो इसके द्वारा विभिन्न राइबोसोम्स का निर्माण करते हैं। मतलब कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर क्या करते हैं, राइबोसोम का निर्माण करते हैं, जिसको NOR या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो वो क्या बनाएगी, 50 और 30S टाइप की सब यूनिट बनाएगी। यदि यूकैरियोटिक सेल है तो वो क्या बनाएगी, 40 और 60 यूनिट की सब यूनिट जो है बनाएगी। दूसरे पॉइंट में मेंशन कर रखा है। तो छोटे छोटे जो RNA जो इनका फॉर्मेशन जो होती है, इसके लिए अनेक एंजाइम काम में लेते हैं। इसके लिए जो राइबोसोम के निर्माण के लिए RNA पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम जो होता है वो काम आता है, जहाँ पर RNA का निर्माण होता है। अब किस प्रकार से निर्माण होगा, क्या होगा, हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं आगे। और तो RNA वर्ल्ड राइबोसोम RNA पॉलीमरेज जो है वो क्या करता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि हमने डिस्कस की कि 40S और 60S, 40S और 60S टाइप की सब यूनिट बनी। इन दोनों का निर्माण भी आसानी से नहीं होता। RNA पॉलीमरेज क्या करता है, कुछ प्रीकर्सर, कुछ पूर्ववर्ती मटेरियल बनाता है, जिनके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होते हैं, 80S, 28S, 5.8S, और प्रोकैरियोट के अंदर वो बनते हैं 23S, 16S और 5S। मतलब कि इस तरह के प्रीकर्सर पहले वो DNA के द्वारा तैयार किए जाते हैं। जब DNA से प्रीकर्सर तैयार हो जाते हैं, उनको फिर प्रोसेस करके 70S और 80S टाइप के RNA बनाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। अब बनते कैसे हैं, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, राइबोसोम्स का निर्माण करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंजाइम जो है, उसका नाम क्या है, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट। उसके बाद देखते हैं यूकैरियोट में राइबोसोम किस प्रकार से पाए जाते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, राइबोसोम में यूकैरियोट में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, जिसमें एक बड़ी यूनिट और एक छोटी यूनिट होती है। बड़ी यूनिट को हम 60S बोलते हैं, छोटी यूनिट को हम 40S बोलते हैं। अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसके अंदर अनेक न्यूक्लियोटाइडों की चेन होती है। तो यहाँ पर बड़ी सब यूनिट के अंदर 4700 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, जो 80S टाइप का राइबोसोमल RNA बनाएगा, प्रीकर्सर बनेगा, और एक 120 न्यूक्लियोटाइड क्या बनेगा, एक 5S टाइप का RNA बनेगा। ये दोनों मिलकर और एक 5.8S RNA का मिलकर, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक 60S सब यूनिट बनाते हैं। मतलब कि यहाँ पर 3 सब यूनिट और होती है 60S के अंदर, वो मिलकर एक 60S की बड़ी सब यूनिट बनाती है। और 60S की सब यूनिट जब 40S की सब यूनिट के साथ जुड़ जाती है तो वो 80S का राइबोसोम बनाती है। इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। हम वापस चलते हैं पीछे, जो बता रखा था प्रीकर्सर क्या होगा। यहाँ पर जो प्रीकर्सर होगा राइबोसोम्स का, वो यूकैरियोटिक में ये 3 प्रीकर्सर होंगे, जबकि प्रोकैरियोट में ये 3 प्रीकर्सर हैं। वो कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन हैं, वो पूछे गए हैं किस प्रकार से बनते हैं, क्या बनते हैं। तो आगे हम वापस चलते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे 60S सब यूनिट। इसी तरह से 40S सब यूनिट है, इसके लिए 18S नाम का प्रीकर्सर बनता है। ये प्रीकर्सर है, ये अपने आप को प्रोसेस करेगा, उसके साथ कुछ और प्रोटीन जुड़ेगी, कुछ प्रोटीन जुड़कर वो क्या बनेगा, 40S का सब यूनिट का पार्ट बना लेगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो क्या बना लेगा, 80S। दोनों मिल जाएंगे तो 80S का RNA यूकैरियोटिक सेल के अंदर बन जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये टेबल के द्वारा भी समझा दिया प्रोकैरियोट में किस प्रकार से बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट में पाया जाने वाला 70S RNA है, जिसके अंदर लार्जर सब यूनिट की फॉर्मेशन 50S होती है। 50S सब यूनिट के अंदर प्रीकर्सर जो हैं वो 2 हैं, 5S और 23S, और छोटी सब यूनिट का एक ही प्रीकर्सर है 16S। एंटी का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि 30S के अंदर पाए जाने वाले इस तरह से, मतलब कि इस तरह के न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वो कितने होंगे, 1542। जबकि बड़ी सब यूनिट के अंदर यहाँ पर 2 सब यूनिट जुड़ेंगी 50S के अंदर, एक 120 न्यूक्लियोटाइडों की होगी और एक होगी 2906 न्यूक्लियोटाइडों की एक बड़ी श्रृंखला होगी। ये दोनों मिलकर क्या बनाएगी, 50S सब यूनिट बनेगी। और ये किसकी बनेगी,
30s सब यूनिट को बनाएगी। इस तरह से हम 80s राइबोसोम्स की बात करें तो वहाँ पर बड़ी सब यूनिट 60s होती है और छोटी सब यूनिट 40s होती है। इसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइडों की चेन होती है। एक न्यूक्लियोटाइड की चेन इस प्रकार से होगी जिसके अंदर होंगे 121 न्यूक्लियोटाइड्स के चेन होंगे। दूसरी जो 5.8 होगी उसमें कितने पाए जाएंगे 156, जिसको हम 5.8s बोलते हैं। थर्ड जो होगी उसके अंदर एक बड़ी श्रृंखला होगी जिसके अंदर क्या होंगे ये 5070 इस तरह के न्यूक्लियोटाइडों की चेन होगी जो आपस में क्या बनेगी 80s सब यूनिट बनाएगी। ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं एक 60s की बड़ी सब यूनिट बनाती है। 40s की सब यूनिट के अंदर 1869 इस तरह से न्यूक्लियोटाइडों की चेन होगी जिसको 1869 न्यूक्लियोटाइड जो होंगे इस तरह से, और वो क्या बना लेंगे 18s सब यूनिट बनाएंगे और वो सब यूनिट मिलकर क्या बनाती है 40s छोटी सब यूनिट बनाएगी। ये दोनों यूनिट मिलकर क्या बनाती हैं 80s टाइप का यूकैरियोटिक आरएनए बनाती हैं, राइबोसोम बनाती है। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर, किस किस प्रकार से दोनों में राइबोसोम्स हैं वो पाए जाते हैं और दोनों में किस प्रकार के प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस किस प्रकार से होता है। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा होता है। यहाँ देखो पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन होगा। वहाँ पर 3 प्रीकर्सर बनेंगे। इन 3 प्रीकर्सर में से एक प्रीकर्सर तो क्या बना लेगा सीधा ये प्रोसेस होकर 40s सब यूनिट बना लेगा। 2 प्रीकर्सर जो होंगे ये दोनों प्रीकर्सर क्या बनेंगे अपने आप को प्रोसेस करेंगे और एक आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा छोटी प्रीकर्सर 5s का वो निर्माण होगा जिसके द्वारा ये तीनों मिलकर, इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, तीनों मिलकर मतलब 60s सब यूनिट बनाते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है एक 80s टाइप का राइबोसोम, यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम बन जाता है। तो ये अकेला है वो 40s सब यूनिट बनाएगा और ये तीनों में से 2 का निर्माण पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा होगा, एक का निर्माण पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा होगा। तीनों मिलकर क्या बनाते हैं 60s की बड़ी सब यूनिट बनाएंगे और दोनों सब यूनिट मिलकर क्या बनाते हैं फिर 80s का एक राइबोसोमल यूनिट बनाते हैं जिसको हम यूकैरियोटिक राइबोसोम बोलते हैं। इसी प्रकार से ये पूरा प्रोसीजर है वो यहाँ दे रखा है जो मैंने पीछे डिस्कस किया। तो यहाँ से आप नोट्स है वो उतार सकते हो किस किस प्रकार से बनता है, क्या बनता है। उसके बाद प्रोकैरियोट में पाए जाने वाला जो राइबोसोम्स हैं वो उसी प्रकार से होगा। 70s सब जो यूनिट है वो 2 सब यूनिट से बना होता है 50s और 30s। 50s का निर्माण 2 प्रीकर्सर से होगा 23s और 5s। 23s के अंदर 2900 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जबकि 5s के अंदर 120 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ये दोनों आपस में मिलकर 50s सब यूनिट बनाएंगे जबकि 30s सब यूनिट का निर्माण जो होगा वो 60s प्रकार के प्रीकर्सर से होगा जिसके अंदर 1540 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। इसके साथ कुछ प्रोटीन जुड़कर, यहाँ भी कुछ प्रोटीन जुड़ते हैं तो ये प्रोटीन जुड़ेगी, ये दोनों प्रोटीन जुड़कर और आरएनए जुड़कर 30s सब यूनिट बनाएगी जबकि ये प्रोटीन और दोनों सब यूनिट मिलकर क्या बनाती हैं यहाँ पर 50s सब यूनिट बनाएंगी। तो 50s प्लस 30s ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं 70s टाइप का न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब इसको डायग्रामेटिकली और समझते हैं किस प्रकार से बनता है। तो ये आपको चार्ट के द्वारा समझाया जा रहा है। प्रोकैरियोट के अंदर 70s टाइप का आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है जिसके अंदर एक 50s सब यूनिट बड़ी और छोटी सब यूनिट 30s। 50s को बनाने के लिए प्रीकर्सर हैं ये दोनों 23s और 5s और यहाँ पर 16s टाइप की सब यूनिट होगी। इसमें 31 प्रोटीन जुड़ेंगी, इसमें 21 प्रोटीन जुड़ेंगी। ये दोनों मिलकर क्या बना लेती हैं 50s सब यूनिट और ये दोनों मिलकर क्या बना लेती हैं 30 सब यूनिट। अब ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाती हैं 70s की पूरा राइबोसोम का यूनिट बनाता है। ये किसकी प्रेजेंस में जुड़ेगा, ये दोनों जुड़े हैं किसकी प्रेजेंस में, दोबारा बता देता हूँ मैं, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, Mg+2 आयनों की प्रेजेंस में क्या करते हैं आपस में जुड़ते हैं। अब पूरा ये डीएनए है, ये प्रोकैरियोटिक डीएनए की स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो उसी तरीके से होता है जिस तरह से यूकैरियोटिक में होता है। डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर 4 प्रीकर्सर थे, यहाँ पर 3 ही प्रीकर्सर हैं। तो डायग्राम को आप पीछे रिवाइज करके देख सकते हो कि कहाँ क्या डिफरेंस है राइबोसोम का बनने का प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। तो प्रोकैरियोट के अंदर, यूकैरियोट में पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज हम अब इसमें देखते हैं हम प्रोकैरियोट के अंदर। तो प्रोकैरियोट के अंदर देखो यहाँ पर एक
आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एक ही काम करेगा, वहाँ 2 आरएनए पॉलीमरेज थे, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड। यहाँ केवल आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ही काम करता है, जिसके अंदर 16S प्रीकर्सर बनेगा। प्रीकर्सर को 30S इसके साथ कुछ प्रोटीन जुड़ेंगी, 21 प्रोटीन इसके साथ जुड़कर क्या बनाती हैं, उसको 30S का एक पूरी स्ट्रक्चर बना देती है। और यहाँ पर इसके द्वारा 23S और 5S नाम का 2 प्रीकर्सर बनेंगे। ये आपस में मिलकर इसके साथ कुछ 31 प्रोटीन और जुड़ेंगी, जो वो 50S सब यूनिट बनाएगी। दोनों मिलकर ये यूनिट और ये 50S सब यूनिट मिलकर क्या बनाती हैं, 70S की पूरी सब यूनिट का राइबोसोम बना देते हैं। इसको 50S और 30S राइबोसोम्स बोलते हैं। और दोनों को जोड़ने के लिए क्या आयन चाहिए, Mg पॉजिटिव 2 आयन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये राइबोसोम है। अब यहाँ पर राइबोसोम की पूरी थ्योरी है, किस प्रकार यूकैरियोटिक के अंदर पाए जाते हैं, किस प्रकार प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं। तो पूरी स्ट्रक्चर को यहाँ डिस्क्राइब कर रखा है, किस प्रकार से बनते हैं। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, यहाँ से नोट कर सकते हो क्या क्या चीज़ में पाई जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।